प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुरुष धरा कला जो है, जो पांचवी कला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो क्लिनिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने एनाटॉमी में कलाओं के बारे में पढ़ा है, और जो लोग एमडी करते हैं शारीर रचना में, तो वो लोग कला पढ़ते हैं, लेकिन उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कितना इम्पोर्टेंट है वह मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो पंचमी पुरुष धरा नाम या अंतकोष्ठे मलम विभजते पक्वाशयस्था, ऐसा बोला गया है। और दूसरा क्या बोला है, सुश्रुत शारीर स्थान 4th अध्याय में 17वां नंबर का जो श्लोक है, उसमें क्या बताया है, यकृत समन्तात कोष्टम च तथा अंतराणी समाश्रिता उंडकस्तम विभजते मलम मलधरा कला। इसका मतलब यह है कि पक्वाशय में स्थित हुई जो पुरुष धरा कला है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर जो कला है वह पुरुष धरा कला है, और वह मल को पृथक करती है। ठीक है। और उसके बाद में यकृत और कोष्ठस्थ अंगों के समन्तात, मतलब चारों ओर जो आंतों में अंत्र में जो स्थित मलधरा कला है उसको पुरुष धरा कला बोलते हैं। वो मल को विभक्त करती है, ऐसा बताया है। तो सुश्रुताचार्य जी जो हैं उन्होंने पुरुषवस्त्रोदस का मूल स्थान पक्वाशय और गुद को माना है। और दूसरा बात क्या है कि पुरुष वहे द्वे तयोर मूलम पक्वाशयस्तु गुदच्च, पुरुष धरा कला पक्वाशय में स्थित है और यकृत और समीपवर्ती आंतों में मल का विभाजन करती है, मल का विभाजन करती है। यहाँ आंत्र शब्द से शुद्रांत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों को समझना चाहिए। मल विभाजन से ज्यादातर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन जो होता है उसको हम लोग उसका बोध होता है। यकृत और कोष्ठस्थ अंगों के समीप कहने से, जब हम यकृत और कोष्ठ ऐसा जब हम लोग बोलते हैं तो हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन या स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन, ये हम लोग देखते हैं, इसको माना जाता है। तो पुरुष धरा कला को अगर हम लोग देखें तो एपिथेलियम ऑफ द कोलोन, इसको हम लोग एपिथेलियल लेयर जो रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो अंदर का कवरिंग रहता है, उसको हम लोग पुरुष धरा कला इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन बात इतना ही नहीं है, यह पुरुष धरा कला सर्व शरीर में भी व्याप्त है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा मॉडर्न व्यू देखते हैं तो वॉल ऑफ द कोलोन जब हम देखते हैं तो वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स 4 लेयर्स, 4 लेयर रहते हैं, म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर, मस्कुलरिस लेयर, सेरस लेयर, ये 4 लेयर्स रहते हैं। और चीफ फंक्शंस ऑफ द कोलोन आर, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन रहता है कि एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ऐसा होता है। तो जो एपिथेलियल लेयर जो रहता है अंदर का, जिसको हम म्यूकोजल लेयर भी बोलते हैं, तो एपिथेलियल सेल्स जो रहते हैं उसमें कॉलमनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स रहते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स रहते हैं। ये हम लोगों ने सभी ने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है। गॉबलेट सेल क्या करते हैं कि वो सिक्रेट म्यूकस टू लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ कोलन टू फैसिलिटेट पैसेज ऑफ द स्टूल या फीसेस जो रहता है, जो मल रहता है, उसको अच्छे से पास होने के लिए वो थोड़ा थोड़ा म्यूकस को सिक्रेट करता है। फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, ये हमें मालूम है। इट ऑकर्स इन कोलोन एंड फीसेज इज फॉर्म्ड एंड फीसेज आर, मतलब वो आगे आगे पास किया जाता है। तो पक्वाशय को वायु का भी स्थान माना जाता है, वात के कर्मों में अवशोषण भी माना जाता है। ऐसा जब हम लोग पढ़ते हैं समान वायु का कार्य जब मानते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति च, तो मुंचन भी करना और शोषण भी करना ये वायु का ही कार्य है। लेकिन यहाँ पर पक्वाशय में अपान वायु का भी कार्य होता है, समान वायु का भी कार्य होता है। तो मेन जो है अपान वायु तो मल को आगे आगे ढकेल के बाहर निकालेगा, तो समान वायु जो है वो पाचन क्रिया करता है, और अपान वायु का भी दोनों का कार्य हो रहा है। तो सुश्रुत ने आंत्र शब्द जब बोला है तो स्थूलांत्र ही नहीं बोला है, उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन को भी, हमें उनके जो बात है आंत, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि 90% जल के साथ जो मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है Na+Cl2 जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो ये जो पुरुष धरा कला है, पांचवी कला है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये शास्त्रों में बताया गया है। अब हम इसका विवेचन करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, और इसका हम चिकित्सा में किस तरह से प्रयोग करें। आयुर्वेद के जो चिकित्सक लोग हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो जब यकृत और प्लीहा समन्तात जब बोला है
तो इसका मतलब क्या है कि यकृत प्लीहा समन्तात कोष्टम च तथा तथा आश्रयाणि समन्तात च उंडकस्तम विभजते मलम मलधरा कला, ऐसे बोला है। तो इसका सही से अर्थ ढूंढना चाहिए हमें कि आचार्य लोग क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या अवयव जो है वो समाविष्ट होते हैं, जो हमें देखना है और एनालिसिस करना है। तो उसमें यकृत आता है, लीवर आता है, वह पुरुष धरा कला उससे रिलेटेड है, आंत्र रिलेटेड है, आमाशय का जो भाग है कुछ कुछ भाग वह पुरुष धरा कला से रिलेटेड है, अग्नाशय का जो भाग है वह मतलब पैंक्रियास का कुछ भाग है जो एक तरह से हमें पित्त निकालता है, मल रूपी पित्त निकालता है। कौन निकालता है? पैंक्रियाटिक जूस के रूप में हम जो जानते हैं। लीवर जो है वो बाइल निकालता है, वो क्या है? वो मल है एक तरह से। वृक्कों से संबंधित वह भी पुरुष धरा कला माना है। ये सब जो है यह सब पुरुष धरा कला के अंतर्गत आते हैं। तो पुरुष, अभी मूत्र धरा कला नहीं बताया है, पुरुष धरा कला बताया है। मूत्र जो है वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो अस्थिर रहता है। मतलब वो मूत्र बनता है और निकल जाता है, लेकिन जो चीजें आश्रय लेके रुकती हैं शरीर में और जिसको जो धारण करता है, जो शीत धारण करता है या लेयर या लाइनिंग मेम्ब्रेन जो धारण करता है, उसको हम कला बोलते हैं। तो पुरुष शरीर में कुछ टाइम तक रुका हुआ रहता है, इसीलिए इसके लिए कला बनाई गई है। मूत्र धरा कला नहीं है, क्योंकि मूत्र कहीं रोकने के लिए उसको टाइम नहीं है, मूत्र तो निकलते ही रहता है, फिल्टर होता है, निकलते रहता है। तो पुरुष इज द मतलब पुरुष जो है वो उपलक्षण है, प्रतिनिधि है। जितने भी हमारे शरीर में मल है उसका एक प्रतिनिधि है, मतलब वो सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है पुरुष, इसलिए पुरुष धरा कला ऐसा बताया गया है। लेकिन मल का संबंध जहां जहां आता है उसकी उत्पत्ति यहीं पे होती है, पुरुष धरा कला में होती है। जो मूत्र धरा कला भी है वह भी इसी में ही है, पुरुष धरा कला में ही है। इसीलिए उन्होंने यकृत समन्तात ऐसे बोला है, यकृत प्लीहा समन्तात कोष्टम च तथाश्रयाणि समन्तात च उंडकस्तम विभजते मलम मल धरा कला, ऐसा बोला गया है। और कोष्ठ का विस्तृत वर्णन सुश्रुताचार्य जी ने इतना बढ़िया बताया है। उन्होंने बोला है स्थान्यान्य अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडकम फुफुषश्च कोष्ठस्य इत्यभिधीयते। मतलब जब अग्नि का स्थान जो अग्नाशय है, फिर पक्वाशय है, मूत्राशय है, फिर रुधिराशय है, फिर हृदय, उंडुक, फुफ्फुस, ये सब कोष्ठ है। तो कोष्टम च तथा श्रेणी समन्तात, मतलब कोष्ठ के आश्रय में भी पुरुष धरा कला है, क्योंकि सार किट विभाजन सभी जगह हो रहा है, वहां पे किट भाग सब जगह निकल रहा है, तो पुरुष धरा कला सब जगह है। ऐसी अवस्था जब आएगी तो अब हमें पुरुषव स्त्रोतस की और कोष्ठ की जब व्याप्ति है, जो व्यापक व्याख्या दी गई है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। ब्रेन में भी अगर कोई चीज ये हो रहा है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सार्किट विभाजन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मल निकल रहा है। आंखों में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहां का भी मल निकल रहा है। कान में भी कुछ काम हो रहा है, तो वहां का भी मल निकल रहा है। मुंह में भी कुछ निकल रहा है, तो वो दांतों में, मसूड़ों में, जीभ में आ रहा है, वहां पर भी मल निकल रहा है। सॉरी। तो हमें ये फिर देखना पड़ता है कि पुरुष धरा कला जो है वो बताई है आंतों में, लेकिन उसका व्याप्ति, व्यापक रूप अगर देखें तो पूरे शरीर में मल रूप में या पसीना भी जो निकल रहा है वह भी पुरुष धरा कला ही है। पुरुष नाम जब बोलते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है बस, ठीक है। तो इसका उपद्रव कहाँ से हुआ है, कहाँ कहाँ शुरू हुआ है, यह हमें ध्यान देने वाली बात है। पुरुष धरा कला को अगर हम लोग शारीर रचना से देखें, एनाटॉमिकली देखें, तो इसमें बृहदांत्र मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, पक्वाशय, उंडुक मतलब सीकम, मलाशय, गुद मतलब एनस, फिर बस्ती जो किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, वह देखेंगे। सर्व धातु, इसमें भी पुरुष धरा कला की व्याप्ति है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसमें भी जो जो धातुएं हैं वहां पर जहां जहां सार और किट्ट विभाजन हो रहा है वहां पर भी पुरुष तो निकल ही रहा है, किट्ट भाग निकल ही रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल ही रहा है, वहां पर भी पुरुष धरा कला है। तो ये सब पुरुष धरा कला के अंडर कंट्रोल में आती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सभी धातुओं का मल निकल रहा है। वह किस तरह से है, तो कफ पित्त मलाखेशु प्रस्वेदो नखरोम च स्नेहोक्षि विटम ओजो धातु नाम क्रमशो मलाह। यह वाग्भट जी ने सूत्र स्थान में बताया है। जब मल के बारे में जब बता रहे हैं तो वाग्भट जी बोलते हैं कि रस धातु का मल क्या है, तो कफ है। रक्त धातु का मल क्या है, पित्त है। और मांस धातु का मल क्या है,
तो जो जैसे कि कान में जो आता है वो मांस का मल है, जो खेशु मल है। उसी तरह से प्रस्वेद, मेद धातु का मल क्या है? स्वेद है। अस्थि धातु का मल क्या है? तो नख और रोम है। उसी तरह से स्नेहोक्षीविटम, मज्जा का मल क्या है? तो आंख का जो निकलता है मज्जा का मल है। उसी तरह से शुक्र का मल क्या है? तो ओज रूप, विकृत ओज भी थोड़ा निकलता है, पुरुषों में या स्त्रियों में थोड़ा सा निकलता है विकृत रूप में। धातु नाम क्रमशो मलाहा, इस तरह से मल सब धातुओं के बताए हैं। तो ये जो धातुओं के मल आते हैं या मलधरा कला के अंडर में वो कंट्रोल में रहते हैं, कुछ देर तक ठहरते हैं, उधर सब मिलते हैं और वह फिर आगे आगे पुश होके वो मेन स्ट्रीम लाइन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 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 हमने देखा है कि छोटी छोटी नदियां हैं, गंडक नदी है, सोन नदी है और बहुत सारी नदियां जो है, जो नेपाल से सब नदियां आती हैं, वह सब क्या करती है? गंगा नदी में आती हैं, यमुना नदी है, सब नदियां आके या छोटी छोटी नहरें हैं वह सब क्या आती है? गंगा नदी में आती हैं। और गंगा नदी फिर आगे जाके कलकत्ता से बांग्लादेश में जाके या थोड़ा पश्चिम बंगाल में ही गंगा जो है वह गंगा सागर नाम की जगह में वो डेल्टा बना के वहां पे वो मिल जाती है। तो इसी तरह से जितना भी स्त्रोतस है हमारे पुरुष धरा कला के स्त्रोतस है, और यह कला है, कला मतलब एक मेम्ब्रेन है। हम स्त्रोतस के बारे में अभी नहीं बोलेंगे, हम कला के बारे में देखेंगे। तो ये कला जो है वह मल का विसर्जन हर जगह से हो रहा है। धातु में जो भी पचन क्रिया हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सार्किट विभाजन जो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के साथ में जो क्रियाएं हो रही है उसके साथ में मल जरूर निकलता है। तो वह सब वह मेन स्ट्रीम लाइन में होता है। जैसे मैंने गंगा नदी का उदाहरण बताया, कोई कोई मल है वह बहिर्मुख स्रोत से निकल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो गंगा नदी में ही सब चीज निकले, अलग अलग नदियां भी हैं, अलग अलग स्रोत भी हैं। जैसे कान का जो कर्ण गुथक रहता है, कान का मल है वो यहाँ से निकल जाता है, नाक का मल है वो बाहर से निकल जाता है, मुंह का मल जो है वो ऊपर से निकल जाता है, आंख का मल वो निकल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सब नीचे से ही निकले। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये सब भी पुरुषवा स्रोतस के अंडर में आना चाहिए। बहुत सारे जो लिक्विड फॉर्म में जो मल है वो मूत्र द्वारा शरीर से निकलते हैं। जितने भी सिक्रीशंस है हमारे लिक्विड फॉर्म में वह यूरिन के थ्रू निकलते हैं या पसीने से निकल जाते हैं। या जो स्थूल मल हम जो देखते हैं वो केवल मल ही नहीं होता है, उसमें बाइल होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें डेड सेल्स, डेब्रिस जो मतलब विकृत चीजें रहती है वह सब हमारे पुरुष के रूप में निकलती हैं। तो जो जो धातुएं इन्वॉल्व होती है वो सब जो भी काम हो रहे हैं हमारे शरीर में वहां वहां पे पुरुष धरा कला व्याप्त रहती है। मैं जो बता रहा हूं अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसको और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि मैं और क्या आप लोगों को और क्या बताऊं। अब पुरुष धरा कला की विकृति के कारण क्या क्या बताए अपने आचार्यों ने, उसको ध्यान देना चाहिए कि अग्निमांद्य की वजह से पुरुष धरा कला में विकृति आती है। आम अगर अवस्था हो, आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बहुत ज्यादा जमा हो जाए, उसके वजह से पुरुष धरा कला विकृत होती है। अगर अजीर्ण हो उसके वजह से पुरुष धरा कला विकृत होती है। कला मतलब मेम्ब्रेन, वो विकृत हुई तो बहुत सारी बीमारियां होती है। हम बीमारियों पे भी जाएंगे, पहले हेतु पे ध्यान देते हैं। अतिसार अगर हो रहा है इसका मतलब पुरुष धरा कला विकृत हो रही है। ग्रहणी रोग हो रहा है उसकी वजह से पुरुष धरा कला विकृत हो रही है। प्रवाहिका व्याधि हो रही है उसकी वजह से पुरुष धरा कला विकृत हो रही है। या पुरुष धरा कला की विकृति से वह प्रवाहिका नाम की बीमारी है। या अर्श व्याधि हो रही है, वह हेतु भी हो सकता है और वह कारण भी हो सकता है, कारण हो सकता है या व्याधि स्वरूप में वह कन्वर्ट हो रहा है पुरुष धरा कला की विकृति की वजह से। गुल्म व्याधि, क्षय व्याधि, क्षय मतलब हर्ष में राज्यक्ष में ऐसा अर्थ नहीं लेना है, इसमें आंतरों का जो क्षय होता है वह भी हम लोग ले सकते हैं। मतलब जो इंटेस्टाइन जो है उसके चारों लेयर सूख रहे हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए। मतलब इंटेस्टाइनल एट्रोफिक चेंजेस जो आ रहे हैं, सूख रहे, ड्राइनेस आ रहा है, उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। तो इसी तरह से कोष्ठ में कहीं पर भी क्षय हो सकता है, लीवर का एट्रोफी हो सकता है, स्प्लीन का एट्रोफी हो रहा है, यह भी क्षय हो रहा है। वहां पर भी जो पुरुष धरा कला है वह भी विकृत हो रही है कहीं ना कहीं। इसी तरह से इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस जब बोला जाता है तो हम विचार करना चाहिए पुरुष धरा कला वहां पे विकृत है। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस जब हो रहा है वहां पे पुरुष धरा कला विकृत है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्षय व्याधि हो गया, हिचकी का व्याधि, हिक्का व्याधि जो हो गया, श्वास व्याधि हो गया, कास व्याधि हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर श्वास का वेग आ रहा है,
हमने मात्रा बस्ती दिया पुरुष धरा कला में, उसको अच्छा किया, स्ट्रांग किया, तो श्वास का वेग ठीक होता है, कास का वेग ठीक होता है। इसका कनेक्शन है, पुरुष धरा कला पे काम करने से बहुत सारी व्याधियां ठीक होती है। तो श्वास वेग, श्वास का रोग है, उसमें भी पुरुष धरा कला की विकृति आती है। जिसका कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है उसको खांसी आ सकती है, श्वास लग सकता है, तो इंटर रिलेटेड रहता है। मैं अभी अपान वायु, समान वायु इससे नहीं बोल रहा हूं, एक चश्मा ऐसा लगाए कि हमें पुरुष धरा कला को समझना है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। उसी तरह से अगर हम देखें तो आंत्रों में व्रण हो जाता है, जो हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज या फिर डियोडिनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर ऐसा जो मानते हैं, तो व्रण होना, बद्ध गुद्दोदर या बद्ध गुद्द होना, इंटू सस्पेंशन ऑफ द इंटेस्टाइन जो हम लोग ये मानते हैं वो होना, या फिर ऐसे जो भी विकृतियां हैं वहां पे कहीं ना कहीं पुरुष धरा कला की विकृति है। और बाद में मैं एग्जाम्पल देके और बताऊंगा कि क्या क्या होता है। एक अग्निमांद जो हो रहता है वो बहुत सारे लोगों में आजकल हो रहा है, भूख ही नहीं लगती है, सुबह से शाम तक हो जाती है, भूख ही नहीं लगती है, खाने का मन नहीं होता है, तो लोग तब भी खा रहे हैं, टाइम हो गया है, अगर नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगा। तो जब वो खाते हैं तो उससे क्या होता है कि इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, जिसको हम संस्कृत में आम दोष बोलते हैं, वह स्लिपरी एकदम चिपका चिपका जो अपाचित अन्न है वो आम अवस्था में आ जाता है, और वह फिर क्या होता है कि धीरे धीरे आम संचित होने लगता है, पुरुष धरा कला के ऊपर लेयर बनाने लगता है, और फिर अजीर्ण होता है। आप लोगों ने अगर पोस्टमार्टम देखा होगा तो उसमें जब इंटेस्टाइन को कट करते हैं तो उसमें लेयर के लेयर रहते हैं, वो आम भी रहता है, मल भी रहता है, जो कितने सालों से जमा रहता है, और वही हम पंचकर्म से उसकी शुद्धि करते हैं पूरा, या हम दीपन पाचन, शमन चिकित्सा से आम का पचन करते हैं। फिर आम जब संचित होता है तो फिर वो आगे की अवस्था में अजीर्ण हो जाता है, खाया पिया पचता ही नहीं है। फिर उसके आगे 3 अवस्थाएं होती है, जैसे अवस्था पाक के हिसाब से देखें तो आमा जीर्ण होगा, फिर विदग्धा जीर्ण होगा, विष्टब्धा जीर्ण होगा। उल्टे डायरेक्शन में अगर देखें कि पुरुष धरा कला विकृत हुई है तो कटु अवस्था पाक विकृत हुआ है तो विष्टब्धा जीर्ण हुआ है, ठीक है, जो कटु अवस्था पाक के विकृति के वजह से होता है। फिर अम्ल अवस्था पाक के विकृति से क्या होगा, तो विदग्धा जीर्ण होगा, खाया पिया खट्टा हो जाता है बहुत ज्यादा, और उसमें बहुत हाइपर एसिडिटी वगैरह होता है। फिर कफ के विकृति से जो मधुर अवस्था पाक विकृत होता है तो आमा जीर्ण हो जाता है। नीचे से ऊपर अगर जाएंगे तो विष्टब्धा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण और आमा जीर्ण, ये 3 टाइप के अजीर्ण हो जाते हैं। और आमा जीर्ण में ढकारे आने लगती है, उत्क्लेश होता है, उल्टी जैसा मन होने लगता है। तो डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, वो बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है बहुत ज्यादा, खाया पिया पच नहीं रहा है, तो डॉक्टर लोग इनो देते हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर है वो इनो देते हैं कि एसिड आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करो। लेकिन आयुर्वेद में अगर हमने उसको दबाया, पित्त को नहीं निकाला, या तो शोधन नहीं किया या पित्त का शमन नहीं किया, तो उससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ बढ़ के दबा दबा के या तो वो अतिसार में कन्वर्ट होगा या अल्सरेशन में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर बोलते हैं, या फिर वो जाके सर्वांग दाह करेगा। जो लोग ये एंटासिड वगैरह खाते हैं या फिर प्रोटोन पंप इनिबिटर दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रैनिटिडिन, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं वो जो खाते हैं, या एंटासिड खाते हैं, तो ये सबसे क्या होता है कि पित्त दब जाता है, पित्त निकलता नहीं है, और फिर वो पित्त जाके अतिसार करने लगता है। तो अतिसार इज द इंडिकेशन क्रिएटेड बाय द बॉडी कि भाई अब ये ऐसा ऐसा हो गया है, अब ऐसा अगर पित्त को नहीं निकाला तो वो पुरुष धरा कला को विकृत करेगा, और इसीलिए उसको निकालना बहुत जरूरी है। और पहले तो आमातिसार जैसे कंडीशन रहती है तो हमें सावधान रहना चाहिए। अतिसार के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसको हम लोग दुर्लक्षित कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं कि अतिसार हो रहा है, उसको सप्रेस करने के, अतिसार के लिए मेट्रोडिनाजोल या लूज मोशन रोकने वाली दवाइयां दे दिया जाता है। लेकिन बात इतना तक ही नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे अगर बार बार अतिसार हो रहा है, बार बार अतिसार हो रहा है और उसको रोका जा रहा है, स्तंभन किया जा रहा है, रोका जा रहा है आमातिसार को, तो जो ग्रहणिक जो अवयव है हमारा, जो हमारा पित्त धरा कला जो है, जो हमारी षष्ठी पित्त धरा कला, जो 6वीं पित्त धरा कला है, वह विकृति होने लगती है, वहां के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, वहां के जितने भी जो एंजाइम सिक्रीटिंग या जो भी सिक्रीट करने वाले सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं, वो बिगड़ना शुरू होते हैं। और हमें बाद में ये देखना है कि नहीं, ये अगर इस टाइम पर भी हमने ध्यान नहीं दिया, मतलब अतिसार को इग्नोर किया, उसको कुछ ऐसे टेम्पररी दवाई दे दिया, ग्रहणी को भी इग्नोर किया, तो बाद में फिर
पेशेंट भी ध्यान नहीं देता और डॉक्टर भी ध्यान नहीं देता, तो प्रवाहिका नाम का रोग शुरू हो जाता है। प्रवाहन का मतलब क्या होता है कि अंदर का जो मल है और वायु जो है वह जोर लगा के निकालने का, प्रवाहन करना, जोर लगाने का कोशिश किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अगर ज्यादा दिन तक रहा तो पेशेंट को क्या फील होता है, कृत्य अपिकृत्य संज्ञताम, वो वॉशरूम को जाके आया लेकिन वो जाने के आने के बाद भी पेट में उसको कुछ ना कुछ मरोड़ हो रहा है, मल अटका हुआ है, म्यूकस है, म्यूकस निकल रहा है, फिलगम निकल रहा है। तो पेशेंट को वो जाता है, थोड़ा सा मल निकलता है, बहुत सारा म्यूकस निकलता है, उसको हमेशा लगता है कि अर्जेंसी एंड हरीनेस, मतलब अर्जेंट उसको जाना है और हरीनेस है, ऐसा फील होता है। तो कफ निकलता है, वो ज्यादा ज्यादा निकलने का शुरू होता है। इससे क्या होता है कि जो इंटेस्टिनल वॉल्स हैं हमारे, वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति शुरू हो जाती है, मतलब वहां की पुरीषधरा कला जो है वह विकृत होने लगता है और ये धीरे धीरे आंत्रशय, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंत्रशय की जो दवाइयां हैं वह अगर हम लोग देखेंगे इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस की, वह सारी अतिसार वाली जो दवाइयां हैं और ब्रीहण करने वाली दवाइयां हैं वह सब बताई हैं, और उसका हम लिस्ट अभी देखेंगे, मैं आपको देने वाला हूं। इसी तरह से अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। तो ये इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस का शुरुआत कैसे हुआ वो हमें देखना है। पुरीषधरा कला कब से विकृत हुई, पहले अतिसार हो रहा था क्या, फिर प्रवाहिका हो रहा था क्या, या एसिडिटी का प्रॉब्लम था क्या, उससे पुरीषधरा कला धीरे धीरे खराब होते गई, ये हमें देखना है। तो कितना टाइम से हुआ है, कितना क्रॉनिक है, यह सब हमें ध्यान रखने वाली बात है। एक हिक्का का भी एक एग्जाम्पल देना है। हिक्का हमें ये देखते हैं कि हिचकी आ रही है किसी को, है ना, हिचकी आ रही है तो क्या करते हैं, कान खींचते हैं या सिर पे ऐसे थपथपाते हैं, किसी को हिचकी आ रही है, या पीठ पे थपथपाते हैं, या ऊपर देखने को बोलते हैं हिचकी आ रही है तो, या पानी पीने को बोलते हैं। ये सब जनरल चिकित्सा है। हिक्का भी 5 टाइप का हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। मेरे पास एक पेशेंट थे तो उनको यमला हिचकी आ रही थी, मतलब डबल डबल हिचकी। आप लोगों ने गदर मूवी देखा होगा, उसमें वो सनी देओल है ना, वो हंसाने के लिए एक वैद्य को लाते हैं जिसको डबल डबल हिचकी आने लगती है। मतलब वैद्य का एक हिचकी उसमें चला जाता है, उसके असिस्टेंट में, और डबल डबल, उसको यमला हिचकी बोलते हैं, यमला हिक्का बोलते हैं। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यू 2-2 हिचकियां आने लगती हैं। तो ये कभी कभी ऐसी आती है कि 24 घंटे रहती है, 24x7 वो हिचकी रहती है, डबल डबल हिचकी, जिसको यमला, यमला मतलब डबल डबल हिचकी आती है। तो एक पेशेंट मेरे पास आए तो उनको क्या था कि उनको डबल डबल हिचकी आ रही थी और वो 1 महीना से सो नहीं पाए थे। उन पे डॉक्टर्स ने सारे इलाज कर लिए थे अपने हिसाब से, जैसे उनको डोमपेरिडोन, फिर पेंडोपा, ऐसे बहुत सारी दवाइयां दिया था, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, सारी दवाइयां, सलाइन लगा के उसके थ्रू दिया, लेकिन हिचकी नहीं रुक रही थी। तो ऐसा उनका नाड़ी परीक्षण किया और कुछ अपने गुरु लोगों से सीखा था, तो ऐसा पता चला कि पुरीषधरा कला जो है उसके ऊपर श्लेष्म धरा कला जो है, विकृत श्लेष्मा, वहां से पुरीषधरा कला के ऊपर एक लेयर बना के चिपक के बैठ गई है, और वो कफ जो है वो विकृत लेयर आ गया था। तो फिर उसमें ऐसा देखा कि पेशेंट को एडमिट किया गया और फिर उनको ये कहा गया कि जो हम खाने को देंगे वो खाना पड़ेगा, तभी हम आपको ठीक कर पाएंगे। और पेशेंट को 24 घंटे में फायदा हुआ। तो उसमें क्या दवाई दिया गया वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद 24 घंटे में सुबह 4 बजे वो पेशेंट सोया, नहीं तो वो 1 महीने से सोया ही नहीं था। इतना अच्छा जल्दी फायदा हो गया क्योंकि पुरीषधरा कला पे श्लेष्म धरा कला विकृत रूप में वहां पे जमा हो गया था, श्लेष्मा जमा हो गया था, ऐसा पता चला। तो फिर उसके बाद में 10-15 दिन का दीपन पाचन अनुलोमन करने की दवाई दिया, तो पेशेंट बहुत ही अच्छा हो गया है। तो एक लिस्ट है जो कफग्न भी है और पुरीषधरा कला को भी अच्छा करती है। यह आप लोग सुनिए, आप लोग को ध्यान में होगा, आप लोगों ने सभी ने पढ़ाई की है जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक है। तो उसमें कुटज है, फिर बिल्व है, नागकेशर, लोद्र, बदर जो बेर होता है, बेर, फिर मिश्रेया जिसको हम सौंफ बोलते हैं, ये सब पुरीषधरा कला पे काम करने वाली दवाइयां हैं। जो भी ऐसे पेशेंट आते हैं, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, एट्रोफिक चेंजेस या अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, जो भी पुरीषधरा कला से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं, खाना पच नहीं रहा, गैस हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा चिपका चिपका मल हो रहा है, मतलब पुरीषधरा कला की विकृति है, या मल बहुत तकलीफ से निकलता है या लूज मोशन होता है, उसमें हम ये सब दवाइयां देते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुटज है, बिल्व है, नागकेशर है,
लोद्र है, बदर है, मिश्रया मतलब सौंफ है, हरितकी, अभया जो अभय से दूर करती है, अभया, जम्बू का बीज, जामुन का बीज है, आम का बीज है, पाठा नाम की वनस्पति है, दुरालभा, तक्र, छाछ जिसको हम बोलते हैं छाछ, फिर त्रिफला बहुत अच्छा काम करती है, एरंड, फिर दंती, जयपाल, प्रवाल, कपर्दिका, शंख, शुक्ति, स्वर्ण भस्म। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है और उसको हमें अच्छा करना है तो हम क्या करते हैं, स्वर्ण भस्म देते हैं। उसी तरह से रजत भस्म, रौप्य भस्म। फिर जो सूरन है, सूरन की सब्जी आप लोगों को मालूम होगा जिसको जिम्मी कंद बोलते हैं, एलिफेंट फीट बोलते हैं, वह भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर हम लोग सूरन की वटी मिलती है, सूरन वटक, वो देते हैं, या कांकायन वटी देते हैं, या सब्जी बना के घी में बना के सब्जी देते हैं। तो ये क्या करता है, पुरुषधरा कला को क्लीन कर देता है। वहां पे म्यूकस जो जमा हो गया है या मल जो जमा है उसको वो क्लियर करता है और हील कर देता है और नया बनाता है और पेशेंट को रेस्ट मिलता है। तो हिचकी पूरी तरह से, ऐसे पेशेंट आए हिचकी है या जो भी रिलेटेड बीमारियां है वह सब ठीक हो जाती है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दलहनाचार्य जी ने सुश्रुत संहिता में क्या बताया है, कल्प स्थान में बताया, यह पुरुष धरा कला सैव अस्थि धरा कला। मतलब जो पुरुष धरा कला है वही अस्थि धरा कला है। तो इसके लिए जो अवयव है अस्थि धरा कला, उसमें क्या क्या है, तो केश है, बाल है हमारे, अस्थियां हैं, संधियां हैं, अस्थि धरा कला भी आ रहे हैं। पुरुष धरा कला हो गया, अब अस्थि धरा कला पे ध्यान दीजिए। तो संधियां जितनी है, अपने ज्वाइंट्स हैं, वो सब अस्थि धरा कला है। नख, नाखून, वहां पे अस्थि धरा कला है। लोम, जितने रोम है हमारे। फिर कुर्चा, जो हमारे टार्सल के पास जितने भी वो टेंडन्स लिगामेंट्स हैं, कुर्चा। दंता, ये सब अस्थि धरा कला के अंडर में आते हैं। कर्ण, कान, कर्ण के अभ्यंतर जो रचना है, ये सब आता है। बार बार हमें देखते हैं कि कर्ण गुत हो जाता है, कान में मैल हो जाता है, तो उधर अस्थि का मल निकलता है, मांस का भी मल उधर से ही निकलता है। तो कर्ण गुथक जो बोलते हैं वह अस्थि का मल है और मांस का मल है। इस तरह से मज्जा का मल है वो कान से नहीं निकलता है, वो आंख से निकलता है। हम लोगों ने देखा होगा आंख से जो निकलता है, क्योंकि आंखें जो है वो मज्जा से बनी है। तो ऋषियों लोग को ये उन्होंने लिखा हुआ है कि कान से नहीं, आंख से मज्जा का मल निकलता है। इसलिए स्नेहोक्षी मज्जा ओजो, ऐसे जब बोलते हैं कि स्नेह जो है, आंख से जो स्नेह निकल रहा है, उसी तरह से पुरुष धरा कला के अंदर जो लेयर रहती है, जो चिकनाहट रहती है, वो मज्जा का मल उधर भी रहता है, अंदर रहता है। अगर मज्जा का मल वो प्राकृत रूप में रह रहा है वहां पे, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, दोष धातु और मल ये मूल है हमारे शरीर के। तो अगर वो मल निकल गया जो हमको प्राकृत रूप से चाहिए इंटेस्टाइन में, वो निकल गया तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इसीलिए हम लोग घृतपान कराते हैं या बस्ती देते हैं, वहां पे स्नेहांश रहना चाहिए, मतलब वहां पे लुब्रिकेशन रहना चाहिए। तो मज्जा का मल जो है वो मेन ये बताना है कि इंटेस्टाइन में भी रहता है और आंखों से भी निकलता है। इसी तरह से जो मल है, पुरुष धरा कला का मल है, वो त्वचा से भी निकलता है। जो मज्जा का मल है वो स्किन से भी निकलता है, विष्ठा से भी निकलता है, मतलब जो हमारा मल स्टूल के रूप में भी निकलता है, और नेत्रों से भी मज्जा का मल निकल जाता है। कर्ण में मांस का मल निकल जाता है। यह अभ्यंतर रचना है, ये हमने देखा है। इसी तरह से हमें अस्थिव स्त्रोतस में अगर आ रहे हैं, अस्थिधरा कला पे अगर हम लोग आ रहे हैं, तो वातज 80 विकार हैं। तो वो सारे विकार में अस्थिधरा कला से विकृत रूप में कौन कौन से हैं, वह हमें अष्टांग संग्रह में या चरक संहिता में जो बताएं सूत्र स्थान में, वो हमें देखना चाहिए। इसी तरह से अस्थिधरा कला की विकृति से दंत्यस्थि, दांत पे दांत आना, दंत्यस्थि या अध्यस्थि, हड्डी पे हड्डी आना, या दंत की विकृति होना, दांतों में क्रैक्स पड़ना, दांत आगे बढ़ना, दांत टेढ़े मेढ़े होना, या अस्थि भेद। कभी कभी पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हड्डियों में दुखता है हमको, तो हम लोग लाइटली देखते हैं, कभी कभी हम दबाकर देखते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि अंदर से दुख रहा है कि ऊपर से दिख रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि मस्कुलर पेन है कि वहाँ पे कंडरा जो लिगामेंट्स टेंडन्स है उसका पेन है, तो वहाँ पे अस्थि का पेन है कि मज्जा का पेन है। अगर हमें मज्जा की विकृति अगर रहती है तो स्पर्शा सहत्व रहता है। अगर हम थोड़ा भी दबाएंगे तो पेशेंट चिल्लाता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो अंदर जो अस्थियों के अंदर जो मज्जा है उसमें अगर विकृति है तो हमें पेशेंट ज़्यादा चिल्ला के बताएगा। अगर अस्थि विकृति है तो वो ज़्यादा नहीं चिल्लाएगा।
तो ये हमें एग्जामिनेशन करना चाहिए, अनुभव से और प्रैक्टिस से हमें ये सब चीज़ें समझ आती है। इसके बाद अस्थि धरा कला की अगर विकृति होती है तो संधियों में शूल होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, अस्थि शूल होता है, संधि शूल होता है, संधि भेद भी होता है, डिसलोकेशन भी हो जाता है, विवर्णता आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। संधियों की विवर्णता, संधि के ऊपर ना कलर चेंज होता है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ये अस्थि धरा कला के विकृति से होता है। लोग बोलते हैं कि ज्यादा काम करने से या गाड़ी पर घूमने से वो जो हमारा ज्वाइंट है वो काला हो गया है। ऐसा नहीं है, स्किन का कलर चेंज हुआ है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं अस्थि धरा कला जो है वह विकृत हुई है, वो हमें देखना चाहिए। इसी तरह से केश, केश जो है, बाल जो है वो ब्रिटल हो रहे हैं, दो मुखे हो रहे हैं, तीन मुखे हो रहे हैं, वहां पे अस्थि धरा कला की विकृति है। लोम की अगर विकृति है, नाखूनों की विकृति है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं क्लबिंग ऑफ नेल्स, या नाखून काले हो जाते हैं, या फिर उसमें दाग आ जाता है, या क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये सब अस्थि धरा कला की विकृति से हो रहा है। श्रमशु मतलब दाढ़ी में कुछ प्रॉब्लम है, ये सब अस्थि धरा कला की विकृति से होता है। कान, कर्ण के अंदर जो संधियां होती है, सॉरी अस्थियां होती हैं, तीन स्मॉल बोन्स रहते हैं, उसकी विकृति हो रही है, तो मतलब अस्थि धरा कला की विकृति हो रही है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो नाखून के बारे में अगर देखें तो नाखून का जो एंडिंग होता है, नर मतलब नेल का जो एंडिंग होता है, उधर देख के बहुत सारे वैद्य, जो पुराने वैद्य हैं, वो बता देते हैं कि अस्थि धरा कला की विकृति है ना। वो अस्थि धरा कला की विकृति को नेल का एंडिंग जो रहता है वहां से देख के पता चल जाता है। इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है और गुरु से सीखना पड़ता है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, उस पर मैं बाद में कभी तो बताऊंगा। तो क्योंकि वहां पे कंडरा जो आ रही है उसका एंडिंग है, जो कंडरा है वो कैसे सुश्रुताचार्य जी ने बताया है कि ऊपर की जो हाथों की जो कंडरा आ रही है उसका एंडिंग कहाँ हो रहा है, तो नाखूनों में हो रहा है। एब्डोमेन की जो कंडरा है उसका गले में नीचे से ऊपर कंडरा जो है यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, और नीचे का जो है वो टार्सेल के उधर हो रहा है कंडराओं का। पीठ की कंडरा है उसका मन्या में हो रहा है, पीछे से ऊपर हो रहा है, या फिर स्फिक रीजन है वहां पे हो रहा है, बटक्स में हो रहा है। लोग जो बोलते हैं पीठ में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो उसमें हमें मांस का भी ध्यान रखना है और कंडराओं का भी विचार करना है, जो लिगामेंट्स टेंडन्स है उनका भी हमें विचार करना है, और फिर उस तरह की दवाइयां हमें देनी है। तो उसमें दवाइयां क्या रहेंगी, ये सबसे बड़ा बात है। जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो वहां पे कंडरा की अगर विकृति है, या फिर वहां पे मतलब बोन्स का जो तकलीफ हो रहा है, तो उसमें तिक्त रस वाले द्रव्य देना है हमें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पंच तिक्त जो है, हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, वह देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कंडरा पे काम हो रहा है, अस्थि धरा कला पे काम हो रहा है। तो पंच तिक्त क्या बताया आयुर्वेद में, तो नीम है, पटोल है, वासा है, गुड़ुची है, कंटकारी है, इनका प्रयोग करने से फायदा होता है। गुगुल कल्पों का प्रयोग करने से अस्थि धरा कला अच्छी होती है। शिलाजीत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होती है। आप बस्ती के रूप में दीजिए पंच तिक्त, तिक्त रसात्मक द्रव्य, या खाने में दीजिए, या फिर घृतपान के रूप में दीजिए, गुगुल तिक्त घृतम, महातिक्त घृतम, ऐसे दीजिए, तो अस्थि धरा कला अच्छी हो जाती है। इस तरह से पद्म काष्ठ जो द्रव्य है उसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अस्थि संधान कर द्रव्य, जैसे आभा गुगुल है, लाक्षा गुगुल है, आप बबूल का जो गोंद है, फिर लाक्षा है, वह भी अस्थि संधानीय जो भी द्रव्य हैं वह सब अस्थि धरा कला को अच्छा करते हैं। इसी तरह से जो सार भाग है, वृक्षों के जो सार भाग है, जैसे चंदन का जो अंदर का सार भाग है, जिसपे जैसे अस्थियां हमारे शरीर का आधार देती हैं, वैसे चंदन का वृक्ष का जो अंदर का भाग है वो पूरा वृक्ष को आधार देता है। इसलिए चंदन का प्रयोग, सारवान वृक्षों का प्रयोग करें तो फायदा होता है। असाना या फिर विजय सार का सार भाग है, उसका हम लोग चूर्ण बना के, उसका काढ़ा बना के या दूध में पका के उसको दे, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, अस्थि धरा कला अच्छी हो जाएगी। शीशम का सार है, शीशम नाम की वनस्पति है, उसका करने से, प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से देवदारू, उसका प्रयोग करने से, उसका सार भाग प्रयोग करने से फायदा होता है। सुगंधी द्रव्य जो है, सुगंधी द्रव्य जो होते हैं वो पार्थिव होते हैं, पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं, और अपनी अस्थियां जो रहती हैं, अस्थि धरा कला है उसमें पार्थिवता रहती है। तो सुगंधी, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं कि गंधवती पृथ्वी, तर्क संग्रह में आप लोगों ने पढ़ा है, तो जो भी चीजें गंधवान है वह सब पृथ्वी तत्व प्रधान है। जब बारिश होती है, पहली बारिश होती है, तो मिट्टी से सुगंध आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि वहां पे पार्थिवता है।
तो सुगंधी द्रव्यों में जैसे कि एला कुष्ठ युग्म फलिनी मासी गल जाम्बवकम स्फ्रिका चोरक चोच पत्र तगर स्थौणिक जाति साशुक्ति व्यग्र गुरु कुमकुमा चंडा देवदारु धूपा पुगनागे यवा ये। तो ये जितने भी सुगंधी द्रव्य हैं, जैसे कि इलायची है, इलायची का अगर प्रयोग करेंगे तो अस्थि धरा कला हमारी अच्छी हो जाती है। जटामांसी का प्रयोग करेंगे, स्फ्रिका नाम की वनस्पति का प्रयोग करेंगे, तगर का प्रयोग करेंगे, स्थौणयक नाम की कुमकुम है, देवदार है, सुपारी का प्रयोग करेंगे थोड़ा मात्रा में मेडिसिन के रूप में। नहीं तो आप बोलेंगे विमल खा के और अस्थि धरा कला अच्छा होगी, ऐसा नहीं होगा। वो फिर अजय देवगन जो है ना, वो आपको लेके जाएगा टीवी के ऐड में कि आप बोल रहे हैं कि सुपारी खाने से हड्डियां मजबूत होती है, ऐसा नहीं है। वहां पे मात्रा जो है वो इंपॉर्टेंट है। विमल खाने से, माणिकचंद सुपारी खाने से हड्डियां मजबूत नहीं होगी। कम मात्रा में प्रयोग करने से हर द्रव्य अमृत के समान होता है। इसी तरह से शंख भस्म का प्रयोग करें तो अस्थि धरा, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह मॉडर्न डॉक्टर भी मानते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वह फायदा करता है। विटामिन डी का डिफिशियंसी होता है, तो अस्थि धरा कला की विकृति है वहां पे। तो शंख, शुक्ति, कपर्दिका जो सुधा वर्गीय द्रव्य, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले द्रव्य है, प्रवाल पंचामृत, ये सब कितने, गैरिक भस्म, ये अस्थि धरा कला को अच्छा करते हैं। चूना है, शुद्ध चूना को शुद्ध करके उसका प्रयोग करें, अस्थि धरा कला को अच्छा करता है। तिल है, तिल के दाने हैं, वह अगर थोड़ा थोड़ा खाएं तो वह अस्थि धरा कला को अच्छा करते हैं। यष्टि मधु है, वह संधानीय गण में बताया, यष्टि मधु अगर खाएं तो हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। नाग भस्म है, वंग भस्म है, यह भी हमारे हड्डियों को, अस्थि धरा कला को अच्छी करती है। लेकिन अस्थि धरा कला को अच्छी करते हैं अगर जैसे इंटेस्टाइनल टीबी है तो उसमें नाग और वंग का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन धातुओं का अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, भस्मों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें पेशेंट का प्रकृति देखना है, अग्नि देखना है, तो उसका रिपरकर्शन क्या आएगा बॉडी में, वो हमें पता चलेगा। साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। साइड इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का सबका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन कितना मात्रा में दे रहे हैं। कुछ द्रव्य हमारे शीत वीर्यात्मक है, मतलब कुछ द्रव्य ठंडे हैं, और कुछ द्रव्य उष्ण वीर्यात्मक, गर्म है कुछ द्रव्य। तो बॉडी पित्त प्रकृति वालों को आपने गर्म दवाइयां दिया तो उसका साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन होता तो है ना। तो ये प्रकृति के हिसाब से दोष दूष्य वगैरह देख के हम लोग देखते हैं, और ऊपर से शुद्ध है कि अशुद्ध है, नाग भस्म शुद्ध है कि अशुद्ध है। नहीं तो आपने अशुद्ध नाग भस्म कोई कंपनी का दे दिया तो लोग बोलेंगे कि आपकी दवाई से साइड इफेक्ट हुआ है। तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए, हमें अच्छी दवाइयों का प्रयोग करना है। इस तरह से अगर अस्थि धरा कला को हम लोग देखें तो इस पे हम लोग और भी बात कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा बताया आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई भी बात कहनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है पुरुष धरा कला और अस्थि धरा कला को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। अगर आप लोग को कुछ भी बात कहनी है, अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है, जो लोग डॉक्टर नहीं है उनको तो नहीं समझ आएगी, जो लोग आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको और अच्छे से अगले लेक्चर में बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें पित्त धरा कला, जो छठवीं पित्त धरा कला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।